बहुजन सौरभ, बहुजनांच्या सामाजिक व सांस्कृतिक चळवळीचे मुखपत्र. नमस्ते। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। आज के बहुत सारे जब वीडियोस हम लोग देख रहे थे तब मुझे ऐसा लगा कि कुछ वीडियोस बड़े इम्पोर्टेंट है हम लोगों के लिए कि आरएसएस की जो नीति है अपने लोगों के प्रति, मतलब अपने इन द सेंस जो आरएसएस में काम करते, बीजेपी में जो काम करते, वो इतनी गंदी है कि उसको देखने के बाद में कोई भी आदमी नफरत से भर जाएगा। उसको लगेगा कि यार ये कैसे पार्टी है। अभी-अभी एक विजय रूपानी नाम के एक बड़े वहाँ पे कॉम्पिटेंट थे जो चीफ मिनिस्टर के लिए, और वो वहाँ पे नेता थे और पूरा आरएसएस जो भी आज जो गुजरात में बीजेपी जो बढ़ी वो उनका पूरा श्रेय उनके तरफ में जाता है। उन्होंने अपना पूरा आयुष्य पूरा उसी के लिए लगाया। 2 बार वो अमेरिका जाने के इसमें थे, लेकिन वो उन्होंने कुछ पार्टी के काम की वजह से उन्होंने 2 बार पोस्टपोन किया। हालाँकि दुर्भाग्यपूर्वक उनका जनक उनकी मृत्यु हुई है एयरक्राफ्ट में जब ये हुआ अभी। और एयरक्राफ्ट में जब वो डेथ होने के बाद में उनकी जो भी अस्थियाँ थी उनके बारे में जो भी कुछ क्रियाक्रम कर रहे थे, तब वहाँ पे बड़ा एक कार्यक्रम हुआ। कई लोगों को बोला गया कि भाई तुम ये आ जाओ, तुम ऐसा करो, बड़े-बड़े स्टेजेस बने, लोगों में जितने भी ये करना रहा उनकी बहुत सारी तारीफ-वारीफ हो गई थी, सब सब बराबर है, कंडोलेंस वगैरह सब हुआ हर जगह पे। मजे की बात यहाँ से चालू हो जाता है कि जब यहाँ पे जितने भी लोगों ने अपने-अपने मंडप वाले, ये वो फूल वाले, जो भी कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हो गए थे, वो सब अपने बिल लेके बीजेपी के कार्यालय में गए कि भाई हमने आपके कहने के हिसाब से मैंने ये सब हम लोगों ने खर्चा किया है, तो आप उसका हमें भुगतान करिए। तो जब वो आया तो उन्होंने बीजेपी के लोगों ने स्पेशली जो वहाँ पे अभी बीजेपी के अध्यक्ष हैं सीआर पाटिल ने, उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग तो उसका पेमेंट नहीं करेंगे, आप उसकी बीवी से अंजलि जो है उसके साथ बात करो। खैर वो रकम बहुत बड़ी नहीं थी, उनके लिए नहीं थी, एक 25-30 लाख रुपए की रकम थी, काफी बड़ी रकम थी वैसे। तो वो रूपाली ने कहा कि इतना बड़ा आदमी क्या है, अभी हमें क्या है उसके ऊपर में ये करना है करके उसने वो पेमेंट कर दी है। पेमेंट करने के बाद में ये बात फिर बाद में लीक हो गई कि भाई ये देखो कि बीजेपी के लिए जिसने पूरा का पूरा आयुष्य अपना अर्पित कर दिया, यहाँ पे इतना बड़ी बीजेपी को ये हुई, आज मोदी से लेके हर आदमी इतने डेवलप हो गए, वहाँ पे इतने बड़े हो गए, इतना, और उनकी मैयत में जो खर्चा लग रहा है 20-25 लाख रुपए तक खर्चा नहीं कर सकते, ये बड़ा बेकार, सब लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा। इसके पहले बहुत सारी चीजें वहाँ पे हो गए, अरविंद पांडे से लेके बड़े-बड़े लोग वहाँ पे जिन्होंने बीजेपी को पूरा ऊपर उठाया। उन लोगों के किस तरीका से बीजेपी ने हाल किए। जब उनकी मृत्यु के पश्चात उन लोगों ने देखा कि ये कोई काम के नहीं है, इनसे कोई मत नहीं मिलेंगे, तो उनको वैसे ही धुतकार लिया। बहुत लोगों के नाम लंबी लिस्ट है कि जो आरएसएस और बीजेपी के लोग सब निचोड़ लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं और बाद में भगा देते हैं। और ये बात सब लोगों ने तक ये कही कि मतलब कहने का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे यहाँ कोई जब अनप्रोडक्टिव चीज़ हो जाती है जिसके कोई अभी भी ये नहीं होता, कीमत नहीं होती, तो उसको ऐसे ही नहीं फेंका जाता। उसको सम्मान के साथ में रखना पड़ता है। जब अभी 75 इयर्स अभी कल मोदी के कंप्लीट हो रहे हैं आज ही। अभी देखो कि जब उनको भी जब हो जाएँगे तो वो बीजेपी के लोग ऐसे ही फेंकेंगे कि अभी मोदी का कोई काम नहीं है, और जब तक मोदी का काम था तब तक सिर पे पटाए, नहीं जब उनको भगा देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि मोदी नाम का कोई आदमी इस देश में प्राइम मिनिस्टर था या नहीं। तो बीजेपी की ये जब जो नीति है वो बड़ी पेनफुल है। क्यों ऐसी है, क्या हुआ? मैं तो हर वक़्त विश्लेषण में हम करते रहते हैं कि इनका आज का नहीं, हज़ारों साल का इतिहास रहा। जिन्होंने अपने लड़कियों तक नहीं छोड़ा, विधवा होने के बाद में जिस तरीक़ा से उनके मुंडन रहे या फिर अलग-अलग जो विधियों के तहत उन्होंने अपने लड़कियों के साथ में बिहेवियर किया। इवन 70-70 साल के बूढ़ों के साथ में 15-15 साल के लड़कियों की शादियाँ करी है। इन लोगों की यही है खुद वो। तो जिनके खून में ही वो नहीं है संस्कृति, तो वो क्या लोगों को संस्कृति के पाठ पढ़ाएँगे? ये चीज़ एक के साथ नहीं, हर एक के साथ में होगा। क्यों नितिन गडकरी जी के साथ में इतना आरएसएस के साथ में इतने क्लोज़ होने के पश्चात भी आरएसएस के लोग सिर्फ़ देखते रहे, कुछ नहीं बचा सके उसको। ये कहाँ से कोई ये कौन-सी बात है? कम से कम ये नहीं बोल सकते कि जो आदमी बीजेपी का अध्यक्ष था, जो हमारे लिए
काफ़ी बड़ी बात है, जिसमें पूरे कैरेक्टर्स है, उनके कैपेबिलिटी है, लैंग्वेज में है, हर बातों में होशियार है। मोदी के कंपैरिज़न में तो है ही, हर गुना वो होशियार है। लेकिन जहाँ तक सवाल आया, जब प्राइम मिनिस्टर बनने की बात आई, तो उनका नाम जिस तरीक़ा से आरएसएस और बीजेपी के बीच में जो खेल चल हुआ, बीच में ये कुछ, तो वो निश्चित रूप से बड़ा डरावना था, बड़ा अशोभनीय था और जिससे सभी लोग थोड़ा-सा नाराज़ हो गए। एक मणिपुर की बात है, मोदी जी ने 3 घंटे का जो शो किया और उसके साथ में बच्चों के साथ में जब उन्होंने वो डांस और ये वो सब चला, उसके बाद में उस स्टेट में उन्होंने कहा कि जब पूरा मणिपुर जल रहा था, तब उन्होंने कुछ जगह पे पोस्टर वगैरह फाड़े और वो नाराज़गी व्यक्त की है। उस वक़्त कुछ लोगों को उन्होंने पकड़ के अरेस्ट किया और जब उनकी बेल हो गई या फिर कल दूसरे दिन उसके यहाँ गए, तो वहाँ पे बहुत अप्रिय घटनाएँ हुई और उसके ऊपर में फिर दोबारा दंगल भड़की है। क्योंकि कई दिनों से लोग कैंप में रहते हैं, उन लोगों का कोई ऊपर का छत भी लगा, मकानें चली गई है, 300 से ज़्यादा लोग मरे। ये सब सिचुएशंस देखते हुए वहाँ के लोगों ने कहा कि जब हमें ज़रूरत थी तब ये मोदी जी नहीं आए और अभी वो कोई इसका उद्घाटन करने आए रेल का, तो ये बड़ी दुर्भाग्य है और एक शब्द भी उन्होंने मणिपुर के बारे में कुछ कहा नहीं। कम से कम जो भी हुआ, तो एक देश का पंतप्रधान कैसा होना चाहिए। मैं तो बार-बार आपको कहा कि जब बुद्ध ने कहा कि भई तुम वही राजा हो, जो प्रजा को समझे कि वो मेरे बच्चे हैं और जिस तरीक़ा से हम बच्चों को जिस तरीक़ा से हम परवरिश करते हैं, उनको हर चीज़ों के बारे में हम लोग ध्यान देते हैं, वो चीज़ जब तक राजा में नहीं है, तो वो राजा किसी काम का नहीं है। तो कहने का मतलब ये इस तरीक़ा से लोगों के साथ में केवल अडानी और अंबानी के लिए इस पूरा की पूरा देश काम को लगा दिया उन्होंने। ये कौन-सा काम है? लोग जब रास्ते पे है आएँगे, तो वो चीफ इलेक्शन कमीशन की भाषा और ये सब देखने के बाद में मतलब घृणा होती है कि ये कैसे-कैसे लोग बिहेव करते हैं और किस जाति, किस लोगों, किस मट्टी से बने हुए हैं। लोग तो फिर जब हुआ अभी मालूम है सब लोगों को नेपाल में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हुआ और ये देश में ये बिना मतलब उचका रहे लोगों को। हज़ारों मरे हुए लोग फिर दोबारा जिंदा बताए हैं, जो जिंदों को मरा बताए हैं, नए-नए होट आ गए इलेक्शन जीतने के लिए, दुनिया भर के गंदे काम सब उन्होंने से करवा गए। ये सब सिचुएशंस देखने के बाद में मुझे ऐसा लगता है कि ये सब इन्होंने खेल रोकना चाहिए, नहीं तो उसके परिणाम बहुत बुरे होंगे और जब बुरे परिणाम हो गए तो सब से सब भी हो जाएगा। पूरे 10 साल में मोदी जी की नीति, इस देश की सरकार की नीति ये वेलफेयर स्टेट हो नहीं होने की है। जबकि हमारा पूरा देश ही वेलफेयर स्टेट है। हर लोग, हर इसका हमें प्रोटेक्ट करना है, हमें हर चीज़ों की यहाँ की संपत्ति, यहाँ के लोग, यहाँ पे हर चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन केवल इस देश में नरेंद्र मोदी जब से थे, तब से अडानी और अंबानी के अलावा और कुछ-कुछ पूंजीपति हो गए। उन्हीं के लिए करप्शंस का तो कोई बोलबाला ही रहा है सब। तो ये सब सिचुएशंस होने के बाद में मुझे निश्चित लगता है कि आने वाले दिन शायद वो बहुत ये होंगे। एक बहुत अच्छी एक घटना मुझे बताने को अच्छी लगी कि पंजाब में जब राहुल गांधी गए और वहाँ पे वो चाहे उन्होंने कहा कि भई इसके पीछे मुझे नदी के पीछे में क्या है, मुझे जाके देखना है। तो पूरी गवर्नमेंट ने उनको बोला कि नहीं आप पीछे में नहीं जा सकते क्योंकि हम आपकी सुरक्षा नहीं कर सकते। राहुल गांधी ने पूछा कि ये देश का ही भाग है या कोई पाकिस्तान का भाग है? उन्होंने कहा देश का ही है। तो उन्होंने कहा कि जब देश का भाग है तो आप मेरी सुरक्षा क्यों नहीं कर सकते? आप किस लिए हो? वो नदी के पार उन्हें नहीं वहाँ पे वो गाड़ी नहीं जाती और ये नहीं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं मैं तैर के जाऊँगा। और ये सब सिचुएशन होते हुए शाह साहब ने खरगे जी को फ़ोन किया कि उनको बोलो कि वो रुक जाए, आगे मत जाए, नहीं तो परेशानी होगी। बहुत झमाझमी हुई जब वहाँ पे राहुल गांधी जी रुके थे, तो रात में कुछ नाव लेके भी कुछ चलने का कुछ ऐसा चल रहा था। लेकिन वक़्त पे लोगों ने कहा कि नहीं तुम मत करो, ये तुम्हारी जान की कीमत ज़्यादा है, ये सब चीज़ें होते रहेंगी, हम बाकी दूसरी जगह लड़ेंगे। कहने का मतलब हमारे देश में हमारी पुलिस तुम सुरक्षा नहीं कर सकते हो, वहाँ भी तो हमारे लोग रहते हैं, हमारे गाँव है, हमारे उजड़े हुए लोग हैं, पूरे बारिश में जिन-जिन लोगों का नुकसान हुआ, वो सब लोग वहीं पे हैं। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए बड़ा अच्छा बहुत वायरल हुआ ये और राहुल गांधी जी ने जो पूछा उनको जो किए कि भई मेरा तुम या मुझे ये बताओ कि आप मेरी सुरक्षा नहीं कर सकते, मैं देश में, तो तुम क्यों मेरे साथ में उठे? जब तुम मेरी रक्षा कर सकते हो या नहीं? आप सीधा-सीधा जवाब दो। तो ये सब सिचुएशंस को देखते हुए बहुत ही गंभीर मसला ये हुआ
कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने यहाँ तक बोला है कि मोदी मोदी जी अभी 75 साल के हो जाएंगे। कुछ लोगों ने ऐसे इंडिकेशंस भी दिया कि शायद मोदी जी 75 में शायद रिटायरमेंट होने के मूड में दिखते हैं ऐसे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस आदमी को इतनी सत्ता का ये है, उनको मालूम है कि ये एक आदमी उसने अच्छे काम किए होते तो लोगों ने उसको सिर पे लेके नाचे होते। लेकिन जिस दिन वो नीचे में जाएँगे तो जेल में ही जाना है, उनको भी मालूम है। ये सब सिचुएशंस देखते हुए मुझे नहीं लगता कि मोदी जी कुछ हो गया, आज का दिन है। आज देखते हैं अभी शाम तक का क्या होता है, रात में क्या अनाउंसमेंट होते हैं, आरएसएस उसके ऊपर में क्या होती है, क्योंकि काफ़ी लोग अटकलें लगा के बैठे हैं कि भाई उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा? सब लोग अब अपने मुकुट डाल के बैठे हैं। अभी ये मुकुट किसके इस पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्योंकि मोदी इतने आसानी से तो नहीं छोड़ेगा, पूरा देश को बर्बाद कर डालेंगे या चाहे वो इमरजेंसी लगाएँगे, किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। ये सब सिचुएशन है। एक जस्टिस सूर्यकांत की तरफ में एसआईआर का ये बहुत बड़ा मसला है, वो लेकिन इतने दिनों से अभी तक उसको सब आगे-आगे ढकेलने का काम चल रहा है। वो भी एक अलग टाइप के जज है, जिनका डायरेक्ट लोगों का उसके उनके ऊपर में अटैक है कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं। वो नहीं चाहते कि यहाँ पे ऐसा कुछ हो या राहुल गांधी के या कांग्रेस के अगेंस्ट में है, वो आरएसएस को ज़्यादा फेवर करने की कोशिश करते हैं। यदि ये होता है तो बहुत ही दुर्भाग्यजनक बात है। और मुझे लगता है कि इसके ऊपर में क्या कर सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाईएस्ट वही वो उन्हीं के पास में है पूरा, तो उन्हीं को बहुत सारे मैटर्स है उसको डील करना है कि और एसआईआर का ये मसला उन्हीं के टेबल पे है। तो निश्चित रूप से अभी देखने का है हमें, ये किस तरीक़ा से उसका एंड होगा और एंड अच्छा हो या बुरा हो अभी देखते हैं। और उन्होंने कि सिग्नल भी दिए कि एसआईआर का यदि मसला हो जाता तो ये सिर्फ वहीं तक नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया में यही करेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इश्यू है कि आइडेंटिफिकेशन वो तुम्हारे आधार कार्ड को इंक्लूड करने का या एक्सक्लूड करने का। एक्सक्लूड यदि कर देते तो 99% लोगों के पास में आधार कार्ड है, वो सब ये हो जाएगा। तो यही मसले के ऊपर में अभी अब देखना है हमें कि सुप्रीम कोर्ट कितना सपोर्ट करता है और नहीं करता है, नहीं तो फिर आने वाले दिन किस तरीका से रहेंगे। आज तो बहुत ही अनसर्टेनिटी है। सब लोग चाह रहे हैं कि इंडिया में अभी कुछ अनस्टेबल हो जाए तो सिचुएशंस बहुत बाहर हो जाएगी और मुझे लगता है कि वो सिचुएशन नहीं आए और वही सभी को चाहिए वही। लेकिन जिस तरीका से ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, जिस तरीका से जुडिशियरी काम कर रही है, जिस तरीका से मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं, जिस तरीका से हमारी इकोनॉमी काम हो रही है, ये सब देखने के बाद में अभी लगता है कि नहीं अभी कभी-कभी ये ऐसी बात नहीं सुनते तो क्या होगा? लोग तो रास्ते पे आने ही आने हैं। सो मित्रों, ये सब चीज़ों के ऊपर में हम लोगों का ध्यान होना चाहिए, स्पेशली हम लोगों को जो भी हमारे चैनल देखते हैं, हम लोगों ने केयरफुली देखना चाहिए कि हमें अभी क्या करना है, किस तरीका से होना है या किस लेवल पे हमें साइलेंट रहना है और किस-किस क्या-क्या आगे की सिचुएशन में हमें देखना है। ये सब सिचुएशंस को हमें ध्यान में रखने के लिए मैं सबसे आपको निवेदन करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ में हम यही विराम लेते हैं, कल मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।